असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी लोगों का मैं राहुल सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस और आपको पता है मैं आपको डेली मैथ सिखाता हूं। आज एमटीएस के फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर में जो एमटीएस के एग्जाम हुए थे, आज हम लोग उसके चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही प्यारे तरीके से प्यारा नगमा आपके सामने पेश होगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, बिना किसी समय गवाए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और कोई बात आपको समझ में ना आए तो कमेंट भी करना है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक व्यक्ति, देखिए कितना मजेदार साधारण ब्याज का क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है। एक व्यक्ति 6500 रुपए की धनराशि को x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और 7500 रुपए की धनराशि को x-2, ठीक है। देखिए इतना लाजवाब इस सवाल का मैं कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया हूं कि आप यदि इस तरीके को, इस पैटर्न को फॉलो कर लिए तो आप पहली चीज की कभी एग्जाम में आपका टाइम फालतू वेस्ट नहीं जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके जाइए। देखिए कितना लाजवाब तरीका, कितना कॉन्सेप्ट मैं जबरदस्त आपके लिए लाया हूं। ठीक है, देखिएगा 6500 रुपए कोई व्यक्ति ने x% की दर से उधार दिया और 7500 रुपए को x-2% की दर से उधार दिया या निवेश किया। यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्ष के लिए अर्जित कुल ब्याज, इन दोनों निवेशों पर 3 वर्ष के लिए जो टाइम है वो कितना है मेरे बच्चों, 3 वर्ष के लिए जो आपको ब्याज मिला वो 3750 रुपए ब्याज मिला। तो आपको पहले निवेश पर ब्याज की दर बतानी। पहला निवेश आपका 6500 रुपया है, दूसरा निवेश आपका 7500 रुपया। पहले निवेश पर आपको ब्याज की दर बतानी है दोस्तों। अब बच्चे क्या करते हैं, लगते हैं 6500 का x% का y% और x-2%, 3-5 क्या क्या करते हैं, उन सब चीजों से बचना है। यदि साधारण ब्याज आपको मालूम है कि प्रति वर्ष क्या होता है, समान होता है। यदि 3 वर्ष में आप 3750 रुपए ब्याज कमा रहे हैं तो आप खुद बता सकते हैं ईमानदारी से, कोई इंग्लैंड का भी बच्चा बता देगा कि 3 साल में 3750 रुपए, तो 1 साल में 3 का भाग लगा दीजिए, 3 इकाइयां 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 1250 रुपए। 1 साल में जो ब्याज वो कमा रहा है वो कितना कमा रहा है, दोनों तरफ से 1250 रुपए। ठीक है, अब थोड़ा अपने पे फोकस करिए, इधर आइए। इस पर x% ब्याज कमा रहा है, इस पर x-2% ब्याज कमा रहा है। यहाँ पे ब्याज 2% कम है, कुल मिला के 1250 रुपए ब्याज मिला है। ये आप क्या कह सकते हैं, ये जो 1250 रुपए मिला है वो 6500 और प्लस 7500 यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि सर ये 14,000 रुपए पे मैंने ब्याज कमाया है। 14,000 रुपए पे कितना ब्याज कमाया है, 1250 रुपए। थोड़ा एक चीज गौर करिए, इधर x% ब्याज मिल रहा है, इधर x-2%। यहां पे ब्याज 2% कम मिल रहा है। यहां पे ब्याज 2% क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो आप मुझे बताओ 7500 का 2% कितना होता है, 150। यदि 7500 का 2% मैं निकालना चाहूं तो आप क्या कहेंगे कि 150 रुपया ही तो होगा ना। यदि मैं इधर 150 रुपया ब्याज इसको और दे दूं तो ये दोनों ब्याज की दर क्या हो जाएगी, बराबर। ये भी x% हो जाएगी और ये भी x% हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे जो 2% ब्याज कम था वो रहा नहीं। हमने 7500 पर जो 2% ब्याज कम था, हमने 2% 7500 का पता कर लिया कि 7500 का 2% 150 रुपया होता है। यदि इधर 150 रुपया ब्याज उसको और मैं दे दूं तो ये दोनों ब्याज आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बताइए पहले वह ब्याज कमा रहा था 1250 रुपए, यदि उसको मैं 150 रुपए और ब्याज दे दूं तो उसका टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 1400। उसने टोटल कितना ब्याज कमाया, 1400। अब आप मुझे बताइए 1400 रुपया जो ब्याज कमाया वो कितने पर कमाया, 14,000 पर। और इस ब्याज को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया,
14 से 14 ये कट गया, 10 से 10 ये कट गया। ब्याज की दर कितनी आ गई? 10%। ब्याज की दर यानी जो x% का मान है वो कितना है? 10 है मेरे दोस्तों। बात कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये दोनों ब्याज को मैंने बराबर कर दिया और x का मान कितना आ गया? 10%। ठीक है। यदि दूसरे वाला पूछता तो x 10 में से 2 घटा देते, 8 कर देते। कितना सॉलिड तरीका था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको इसको फिर से जो है किसी वीडियो में समझाने का और अच्छे से प्रयास करूंगा। कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है। ये अनुपात और समानुपात से दिया है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए और बी की आय 3 संबंध है। देखिए ए है और ये बी है, इनकी आय जो है 3 संबंध 4 के अनुपात में है। ये जो अनुपात है मेरे बच्चों वो आय का है ना, और उनके खर्चे का अनुपात। भाई कमाएंगे तो खर्च भी तो करेंगे ना। जो खर्चे का अनुपात है मेरे बच्चों वो 9:5 है, 9 संबंध 5 है। ठीक है, करे यदि ए की आय बी के खर्चे का 3 गुने के बराबर हो। यदि ए की जो आय है, आप मुझे एक चीज बताओ, ए की इनकम कितनी आंख से दिख रही? 3 रुपए, और बी का खर्चा कितना दिख रहा है मेरे दोस्तों? 5 रुपए। सवाल में ये बोला कि यदि ए की आय बी के खर्चे के 3 गुने के बराबर हो तो इनकी बचत का अनुपात क्या है? इनकी बचत का अनुपात क्या है, यही आपको बताना है। अब आप मुझे बताइए, ए की इनकम बी के खर्चे का 3 गुना है, क्या ये इस 5 का 3 गुना दिख रहा है आपको? नहीं ना, ये 3 गुना। देखिए यदि ये 3 गुना होता तो ये क्या होता? 5 3 15 होता, लेकिन यहाँ पे 3 गुना बोल रहा है, लेकिन ये 3 गुना है नहीं, तो हमें इसको बी के खर्चे का 3 गुना बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 3 नहीं रहेगा, 5 का 3 गुना। देखिए बी का खर्चा कितना है? 5, इसका 3 गुना इसका कमाई होगा, तो 5 3 कितना? 15। यानी यहाँ पे 3 नहीं रहेगा, 15 रहेगा। अच्छा देखिए, इस 3 में मैंने 5 का गुणा किया, 5 3 15। यदि इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी करेंगे, 5 चौका ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ 4 नहीं रहेगा, 20 रहेगा। अब देखिए जरा, ए की इनकम 15 रुपए, बी का खर्चा कितना रुपया? 5 रुपया। ए की इनकम बी के इनकम का 3 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यानी ए कमा रहा है 15 रुपए, बी कमा रहा है 20 रुपए, जिसमें से ये 9 रुपया खर्चा कर रहा है, ये 5 रुपया खर्चा कर रहा है। बताओ 15 में से 9 रुपया खर्चा करेगा तो बचत कितना होगा? 6 रुपया। 20 में से 5 रुपया खर्चा करेगा तो इसका बचत होगा 15 रुपया। 3 दूना 6, 3 5 15। जो बचत का अनुपात होगा मेरे दोस्तों कितना होगा? 2 संबंधी 5 होगा। ऐसे सवालों को बच्चे क्या क्या यक्स और इसमें वाई का गुणा करके पक्षांतर करके करते हैं, वैसा आपको नहीं करना है। आप सिंपल सा बता सकते हैं, यहाँ पे ए और बी की जो बचत का अनुपात होगा वो 2 संबंधी 5 ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ए और बी, देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी यदि मिलकर के कोई काम करना चाहें तो 20 दिन में कर सकते हैं, और ए अकेला इस काम को 30 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया एमटीएस में। हम पहले टोटल काम निकालते हैं। जब भी ये दिया गया दिन या समय दिया गया हो तो इनका टोटल काम निकालते हैं। 30 और 20 है तो इनका एलसीएम ही टोटल काम होगा। हमने ये मान लिया कि 20 से जो काम करवाना है वो 60 काम करवाना है। अब 60 में 20 और 30 का भाग देंगे तो ये जो निकल के आएगी ये इनकी क्षमता निकल के आ जाएगी। 20 3 60, 30 दूना 60। ये किसकी क्षमता है? ए और बी की। और ये जो 2 आया है ये किसकी क्षमता है? केवल ए की। आप ये कह सकते हैं कि दोनों मिल करके दिन भर में 3 काम करते हैं, और जिसमें से ए ने कितना काम किया है? 2 काम। तो 3 काम में से 2 काम घटा देंगे तो जो ये 1 काम बचेगा वो किसका बचेगा? बी का बचेगा। मतलब बी की क्षमता दिन भर में 1 काम करने की थी, ए की क्षमता दिन भर में 2 काम करने की थी। दोनों मिलकर के 2 और 1 3 काम कर रहे थे। तो अब कह रहे इसी काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो जिसका पूछे उसकी क्षमता से भाग दे देते हैं। बी को ये काम करना है तो बी की क्षमता दिन भर में 1 काम करने की है, 1 से भाग दे देंगे तो आपका कितना उत्तर आ जाएगा? 60 दिन।
बी अकेला इस काम को करना चाहेगा मेरे दोस्तों, तो वो कितना दिन लगाएगा? 60 दिन में ये काम को खत्म कर देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार है मेरे दोस्तों। 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 180 रुपए की दर से खरीदा जाता है। 180 रुपए की दर से खरीदा जाता है। कितनी वस्तुओं को? सवाल में बोला है 3 वस्तुओं को। 180 रुपए में क्या किया गया? खरीदा गया। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदा गया। 180 रुपए में 3 की वस्तुओं को नहीं, 180 रुपए की दर से 3 वस्तुओं को खरीदा गया। यानी एक वस्तु का दाम 180 रुपए, 3 वस्तु का दाम 540 रुपए। आप समझ रहे होंगे इस बात को। उसमें से एक को 10% हानि पर बेचा जाता है। देखिए 3 सामान है, एक सामान को कह रहा है कि 10% हानि पर, नुकसान पर बेचा जाता है। यदि अन्य 2 वस्तुओं को ऐसे मूल्य पर बेचना हो जिससे पूरे सौदे में 25% का लाभ हासिल हो सके, तो 2 वस्तुओं पर लाभ प्रतिशत क्या है? तो इन दोनों वस्तुओं पर, जो इन दोनों वस्तुएं बची हुई, इन पर लाभ प्रतिशत क्या है? सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताइए, मुझे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ कमाना है? 25% का। जब सवाल का जवाब प्रतिशत में देना हो तो यहाँ पे रुपया उपया का कोई मतलब नहीं होता है। दोनों वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए, यही ने बोला है। पूरे सौदे पर 25% का लाभ लेना हो तो 2 वस्तुओं पर लाभ प्रतिशत कितना होना चाहिए? सवाल का जवाब प्रतिशत में देना, तो यहाँ पे 180 रुपया है या 580 है, 980, कुछ भी है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लिया पहला सामान 100 रुपए का, दूसरा सामान भी 100 रुपए का, तीसरा सामान भी कितने रुपए का है? 100 रुपए का। क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तीनों सामान टोटल मिला के कितने के हो गए? 375 के। ये तीनों सामान कुल कितने के हो गए? तो आपको मालूम है कि तीनों सामान कुल मिलाकर के हो गए 375 के। क्लियर है? अब मुझे इन तीनों पर 25% का लाभ कमाना है। मतलब इस पर भी 25 का लाभ, इस पर भी 25 का लाभ, इस पर भी 25 का लाभ। तो 25 25 25 25 या 75, मुझे 75 रुपए का लाभ कमाना है। सॉरी, ये 300 हुआ ना, ये 300 रुपए हुआ। तीनों पर मुझे 25% का लाभ कमाना है, तो मेरा टोटल इसको मैं कितने में बेचूंगा? 375 में बेचूंगा। बात समझ में आ रही है? 25% का लाभ पूरे व्यापार में कमाना है। इसका मतलब होगा कि इस पर भी 25 रुपए लाभ, इस पर भी 25 रुपए लाभ और इस पर भी 25 रुपए लाभ लेंगे, तब तीनों पर 25% का लाभ होगा। आपका सामान 375 में बिकना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब आप मुझे जरा एक बात बताइए, इस पर तो लाभ हुआ नहीं, इस पर मुझे 25% का लाभ चाहिए था, लेकिन इस पर तो लाभ छोड़ो, मुझे घाटा हो गया। कितने परसेंट का? 10% का। अब आप मुझे बताओ, इस पर 10% का घाटा हो गया, मतलब जो 25 रुपए का लाभ होना चाहिए था वो भी चला गया। जो 25% का लाभ होना चाहिए था वो भी चला गया, साथ ही साथ 10% और घाटा हो गया। तो 25 10 35 रुपए का यहाँ पे टोटल नुकसान हुआ है। समझ में आ रही बात? यहां पे देखा जाए मेरे बच्चों तो कुल मिलाकर के 35 रुपए का नुकसान हो गया। अब इस नुकसान की भरपाई कहां होगी? बाकी 2 सामान जो बचे हैं इन पर होगी। यहां पे इनका भी कोई मतलब नहीं, हटा ही दो एकदम। ये जो 35 रुपए का नुकसान हो रहा है मेरे दोस्तों, ये 35 रुपए का नुकसान यहां पे मोजर होगा। ठीक है? अच्छा बताओ, ये दोनों सामान पर मुझे 25 रुपए यहां पर लाभ, 25 रुपए यहां पर लाभ, 50 रुपए यहां तो लाभ मुझे लेना ही लेना है। इन दोनों सामानों पर 50 रुपए लाभ लेना ही लेना है। साथ ही साथ ये 35 रुपए जो उधर नुकसान हुआ है, इधर भी इसको मोजर करना है। तो 50 35 85 रुपए का टोटल लाभ लेना है। मुझे यहां पर टोटल कितने रुपए लाभ लेना है? 85 रुपए लाभ लेना है। और ये 85 रुपए का लाभ मुझे कितने सामानों पर लेना है? 2 सामानों पर, और दोनों सामानों का दाम कितना है? 200 है। और टोटल लाभ कितना प्रतिशत होगा? तो 100 से गुणा कर लेंगे मेरे दोस्तों। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 42%। इन दोनों बचे हुए सामानों को आपको 42.5% लाभ पर बेचना पड़ेगा। यदि ये 35% का घाटा नहीं होता तो आपको इन्हें 25% लाभ पर बेचना होता, लेकिन इस घाटा होने की वजह से इन दोनों बचे सामानों को 42.5% लाभ पर बेचना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ठीक है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, करे ए बी और सी 10 15 व 20 दिनों में किसी फिट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन
टाइम एंड आवर कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर टाइम एंड आवर का क्वेश्चन पूछ दिया, करें ए बी और सी किसी काम को 10, 15 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन मत पढ़िए, पहले हम ये देखेंगे कि आखिर में इनको काम कुल करना कितना है। तो 15, 10, 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं जो 60 होगा। 10 छंगा 60, 15 चौका 60, 30 दूना 60। ठीक है, ये टोटल काम आ गया और ये इन तीनों व्यक्तियों की क्षमताएं आ गई, कौन कितना कितना काम दिन भर में कर सकता है। ठीक है, अब कह रहे कि यदि बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, ठीक है, बी और सी ये दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, मतलब ए कंटिन्यू काम पर लगा है। बात समझिएगा, ए जो है लगातार काम पर लगा है और बी और सी हर तीसरे दिन ए की मदद करने आते हैं। तो बताइए इस हिसाब से ये काम कितने दिन में खत्म होगा, यही सवाल है मेरे दोस्तों। आप मुझे बताइए, मान लीजिए मैं आपको इस काम पे निगरानी के लिए रख देता हूं, आप इसके सुपरवाइजर हैं, तो आप को ये पता चला कि इस काम पर 3 आदमी कर रहे हैं, इस काम को 3 आदमी कर रहे हैं, ए लगातार काम कर रहा है, बी और सी जो है हर तीसरे दिन आ रहे हैं। तो इस काम इन तीनों मजदूरों से या इन तीनों व्यक्तियों से मिलने के लिए आपको कितने दिन रुकना पड़ेगा, 3 दिन। क्योंकि जब पहले दिन रुकेंगे तो केवल आपको ए से मुलाकात होगी, ये आपको 6 काम करके देगा। दूसरे दिन भी रुकेंगे तो भी आपको ए से ही मुलाकात होगी, वो आपको फिर से 6 काम करके देगा। लेकिन जब तीसरे दिन रुकेंगे तो ये दोनों भी आ जाएंगे, 6, 4, 10, 2, 12 काम आपका टोटल तीसरे दिन होगा। जब 3 दिन रुकेंगे तब जाकर के तीनों से पूरी तरीके से मुलाकात होगा, मतलब तीनों से मुलाकात करने के लिए, तीनों का काम देखने के लिए आपको 3 दिन रुकना पड़ेगा। जब 3 दिन रुकेंगे तो आपको क्या रिपोर्ट मिलेगी कि 6, 6, 12 और 12, 12, 24। आप ये देख पा रहे हैं कि कुल मिलाकर के 12, 6, 18, 6, 24 काम हुआ कितने दिन में, 3 दिन में। तो आप अपने ऊपर वाले मैनेजर से क्या बोलेंगे कि साहब हर 3 दिन में यहां पे तो 24 काम हो रहा है। आप यही ना रिपोर्ट लगा के भेजेंगे कि हर 3-3 दिना में कितना कितना काम, 24-24 काम हो रहा है और काम करना कितना है, 60। तो पहले बताइए मुझे इस 24 काम करने में 3 दिन लग रहा है, तो 24 दूना 48 काम करने में 3 दूना 6। मुझे ये देखना है कि ये जो 60 है ये इसका कै गुना है लगभग। तो 24 दूना 48, 24 तिया नहीं करेंगे क्योंकि 24 तिया 72 काम हो जाएगा और मेरे पास तो 60 ही काम करना है। तो 2 बार लेके जाते, 24 दूना 48 काम, तो इधर भी 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूना कितना, 6 दिन। तो आप ये कह सकते हैं कि 6 दिन में 48 काम खत्म हुआ। अभी कितना काम बचा है, तो आप देखिए अभी 48, 2, 50, 60, 12 काम और बचा हुआ है। 6 दिन बीत गया, 7वें दिन फिर ए आएगा, 6 काम करेगा। 8वें दिन फिर ए आएगा, 6 काम करेगा। 6, 6, 12 काम आपका खत्म हो जाएगा। 48 + 12 आपका 60 काम खत्म हो गया। और ये 60 काम खत्म होने में आपको 6 दिन तो उधर लगा था और 6, 6, 12 2 दिन और लग गया, तो 6, 2 कुल मिला के कितना दिन, 8 दिन लग गया। 8 दिन में ये पूरा का पूरा आपका 60 काम खत्म हो जाएगा। बहुत ही आसान है। यदि टाइम एंड वर्क में आपको दिक्कत है तो टाइम एंड वर्क की मेरी वीडियो पड़ी हुई, वहां से भी देख करके आप सीख सकते हैं। यहां पे आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा, ये पूरा काम खत्म होने में कुल मिलाकर कितने दिन लगेंगे मेरे दोस्तों, 8 दिन लगेंगे। ठीक है, 8 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्काउंट से है और डिस्काउंट में ये पूछा है एकल छूट। एकल छूट आपको पता होगा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक छूटों के बराबर जो एक इकलौता छूट होता है उसी को हम लोग एकल छूट या एकल बट्टा कहते हैं। सवाल में बोला कि 10%, 12% और 15% के 3 सामान्य छूट का एकल छूट किसके बराबर होगा, ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले आप बताइए 10% की वैल्यू होती है 1/10, 12 की वैल्यू होती है 3/25 और 15 की वैल्यू होती है 3/20। ठीक है, ठीक। अब इसका मतलब समझिए, यहां पे हो गया एमआरपी और यहां पे हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक ना।
डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पर, जब डिस्काउंट दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। ये सब नीचे के आपके एमआरपी हैं। पहले मान लेते हैं सामान का दाम 10 रुपया था, उस पर 1 रुपया आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपको सामान कितने में बेचेंगे, 9 रुपए में। अब यहाँ पे आ जाइए, 25 रुपया आपके सामान का एमआरपी है, उस पर 3 रुपया आपको डिस्काउंट देना पड़ा, तो आप सामान कितने में बेचेंगे, 22 में। यहाँ पे आ जाइए, 20 रुपया आपके सामान का एमआरपी था, उस पर 3 रुपया आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आप सामान कितने में बेचेंगे, 17 में। यहाँ पे कोई दिक्कत, क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, इनका गुणा करेंगे तो 25 गुना 50 दहा में 5000 यहाँ हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो 17 नामा कितना होता है, 153। 153। अब 153 में मुझे 22 का गुणा करना है। 22 का गुणा मतलब 2 गुणे 11 करना है, तो 15 दूना 150, सॉरी हाँ 15 दूना 300 और 306 हो जाएगा। 306 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 छक्का 66 और 11 तिया 33। 3366 रुपए में आपका सामान बिकेगा। जो 5000 का सामान था मेरे दोस्तों, वो आपका सामान 3366 रुपए में बिकेगा। तो बताइए कितने का डिस्काउंट मिला, सामान था 5000 का, फाइनली वो डिस्काउंट देने के बाद आपका 3366 में बिका। तो बताइए 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 1634 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला। और डिस्काउंट हमेशा आपको अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य यहाँ पे 5000 है, 5000 पर 1634 रुपए का टोटल छूट मिला है। इस छूट को प्रतिशत में बदलना होगा, 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 1 जीरो है तो 1 अंक दशमलव लगा देंगे, ये भी जीरो खत्म, 5 का भाग दे देंगे, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 5 बटे 40, 32.68%। 32.68% ये आपका उत्तर रहेगा। इन तीनों छूटों के बराबर ये अकेला छूट है। ऐसे देखेंगे छूट तो ये हो जाएगा 10, 20, 10, 30, 5, 35, तो 37% का। ऐसे छूट आपको 37% का दिख रहा है, लेकिन जब वास्तविक छूट आपकी मिलेगी तो 32.68% की छूट आपको मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लाभ और हानि का है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आपके एमटीएस में पूछा गया है। लाभ और हानि का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य को सीपी लिखते हैं। एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस से क्या है, बराबर है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यदि लाभ 25% है, इस व्यापार में जो लाभ है मेरे दोस्तों, वो सवाल में बोला है 25% है, और आप सबको पता है कि 25% का मान होता है 1/4। अच्छा, यदि मैं पक्षांतर करूं तो यहां पे आप एक चीज पाएंगे कि सीपी बटे क्या हो जाएगा, एसपी, और बराबर एक्स बटे कितना हो जाएगा, 30। मतलब जो सामान का क्रय मूल्य है वो x है और जो सामान का विक्रय मूल्य है वो 30 है। क्लियर है। आप मुझे बताइए, लाभ व्यापार में हो रहा है 25% का, यहां पे मैं इसको लिख दे रहा हूं, लाभ व्यापार में कितने का हो रहा है, 25% का, और 25% का मतलब होता है 1/4। नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है, यानी 4 रुपए क्रय मूल्य है और उस पर 1 रुपए का आपको लाभ हो रहा है, तो सामान का विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 4 और 1 5 रुपए। 4 रुपए का सामान है, 1 रुपए उस पर प्रॉफिट आपको कमाना है, तो सामान कितने में बेचेंगे, 5 में। यानी यहाँ पे विक्रय मूल्य 5 बना और यहाँ पे विक्रय मूल्य 30 बना। तो बताइए ये वाला जो विक्रय मूल्य है इसका कितना गुना है, 5 छक्का 30, कितना गुना है, 6 गुना है। तो जो मेरा क्रय मूल्य होगा वो भी इसका 6 गुना होगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 5 छक्का तो 6 गुना है ना, तो हाँ ठीक है, ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का ये 6 गुना है, तो मेरा क्रय मूल्य भी अपने इस क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य ये है ना, इसका भी 6 गुना होगा। तो 6 चौका कितना, 24, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 24 होना चाहिए था। ये जो मेरा विक्रय मूल्य है इस विक्रय मूल्य का 6 गुना है, तो यहाँ पे जो मेरा क्रय मूल्य होगा इस क्रय मूल्य का 6 गुना होगा। 4 छंग 24, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 24 होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जितना क्वेश्चन मैंने आपको कराया ये सारे क्वेश्चन आपके एमटीएस चौथे शिफ्ट में पूछे गए हैं, और भी सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि क्लास आपको अच्छी लगती हो तो इसको प्लीज शेयर करें, क्योंकि आप ही हमारे जान और जहान हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।